हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। देखो दोनों ही आपके रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड होते हैं। जो AS7 है उसमें हम स्पेसिफिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन किसके लिए पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और AS9 में हम बाकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करते हैं। तो पहले हम AS9 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये आपका इजी सा थ्योरेटिकल AS है जिसमें से जनरली आपका क्वेश्चन आता है। MTP में भी आप देखोगे, MTP 1 और 2 दोनों में इसकी कवरेज रही है जनवरी 2025 पे, एंड एग्जाम में भी चांसेस देखिए आ जाए। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है? रेवेन्यू मतलब सेल्स, जो आप अपना ऑर्डिनरी बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न कर रहे हो। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस इनफ्लो मतलब अभी इसमें से एक्सपेंसेस लेस नहीं हुए हैं, ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स। देखो अगर सपोज कोई आपका क्या है, मोबाइल फोन डीलर था। मोबाइल फोन डीलर ने क्या करा, 50,000 का कोई फोन सेल कर दिया, मोबाइल फोन। तो ये 50,000 उसके लिए क्या है, रेवेन्यू। उसमें से उसके एक्सपेंसेस वगैरह लेस नहीं हुए, ठीक है। एग्जाम्पल्स है आपके स्टडी मेट के एग्जाम्पल्स है। अगर कोई आपने मशीनरी सेल कर दी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, अदर इनकम है। आपने लैंड सेल कर दी और आप क्या हो, रियल एस्टेट एजेंट हो, तो आपके लिए रेवेन्यू है। कोई रिसर्च फाइंडिंग सेल कर दी फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी का काम क्या होता है, मेडिसिन सेल करना। उसने क्या कर दी, रिसर्च सेल कर दी, तो वो आपकी क्या नहीं होगी, रेवेन्यू नहीं होगी, अदर इनकम में जाएगी। अब आपकी कंडीशंस आती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। हमने जो ये पढ़ा ना, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, हर को अलग अलग करके पढ़ता है। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के केस में हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? AS9 में हमें क्या देखना है, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और कितने अमाउंट का करेंगे, ठीक है। तो गुड्स के केस में देखते हैं। रेवेन्यू इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जब आपकी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। फर्स्ट, द सेलर ऑफ गुड्स हैज ट्रांसफर टू द बायर द प्रॉपर्टी दैट इज ऑनरशिप इन गुड्स फॉर अ प्राइस। जिस दिन आप कहोगे कि आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है, ऑनरशिप के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए, जिसको हम सेल के केस में क्या बोलते हैं, इनवॉइस। जनरली जब इनवॉइस रेज हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड। सेकंड कंडीशन, all significant risk and rewards of ownership have been transferred to the buyer and the seller retains no effective control of the goods transferred, that is goods are delivered to the buyer. डिलीवर आपके मतलब अल्टीमेट कंडीशन नहीं है। जनरली हम क्या देखते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गया, मतलब जिस दिन बायर ने आपके गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन हम मानेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। आपको अमाउंट पता है कि आपको कितना मिलने वाला है गुड्स को सेल करके। अनसर्टेन अमाउंट नहीं, ऐसा नहीं है कि बाद में देख लेंगे, ले लेंगे लमसम, जो भी सर्टेन अमाउंट है, क्योंकि आपको एंट्री करनी है ना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने तो अमाउंट चाहिए। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, जिस दिन आप सेल कर रहे हो, इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन। मतलब आपकी अल्टीमेट कलेक्शन की सर्टेनिटी होनी चाहिए। अगर आपको पता है पैसे ही नहीं मिलने वाले तो क्या सेल्स बुक करोगे, तो वो बैड डेट्स हो गए। तो आपकी क्या चार कंडीशन देखिए, तो चारों कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। थर्ड, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। और फोर्थ, कलेक्शन की सर्टेनिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा स्पेशल केसेस इन केस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन सेल ऑफ गुड्स। ये आपकी जनरल कंडीशंस हैं जो आपको सेल ऑफ गुड्स में देखनी है। अब कुछ स्पेशल केसेस है। फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट एंड बायर टेक्स टाइटल एंड एक्सेप्ट्स बिलिंग। आप कोई सामान लेने गए, आपने क्या करा, उसकी बिलिंग सब करा ली, एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को, अमाउंट सर्टेन है क्योंकि बिल हुआ है तो अमाउंट भी सर्टेन है, सेलर को आपकी कलेक्शन भी है कि सर्टेन है, मिल जाएगी, गुड्स सब रेडी है, लेकिन डिलीवरी डिले हुई है बायर के रिक्वेस्ट पे। बायर ने बोला कि हाँ आप बिल तो ले लो, मेरे को बिल तो इशू कर दो, लेकिन इसकी डिलीवरी कब करना, कुछ टाइम बाद। अगर आपने, ये आपका था 31 मार्च 24, ये आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुई है 15 मार्च 24 को सेल हुई, आपने इनवॉइस रेज कर दिया। बायर ने क्या बोला, डिलीवरी कब करना, 5 अप्रैल 24 को, ठीक है। तो आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, वो कह रहे 2023-24 में करे, 24-25 में करे, क्योंकि डिलीवरी यहाँ पे हो रही है। तो आप देखोगे कि डिलीवरी डिले किसकी रिक्वेस्ट हुई, बायर की रिक्वेस्ट हुई ना, सेलर के कारण थोड़ी ना हुई है। तो हम इसको 31 मार्च को ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मतलब जिस दिन आपने इनवॉइस रेज करा उसी दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, अगर डिलीवरी डिले हुई है बायर के रिक्वेस्ट पे और इनवॉइस रेज हो चुका है। In case the delivery is delayed at buyer's request, the goods are specifically identified and goods are ready to be delivered to the buyer. मतलब seller तो कह रहे हैं आज ले जाओ,
लेकिन बायर ने डिलीवरी डिले करी है, तो उस केस में आप सेल्स रिकॉग्नाइज कर लोगे. Then the risk and rewards associated with ownership seems to have been transferred to the buyer and sales shall be considered as complete. This is true even if physical possession of goods is with the seller. 31st मार्च को चाहे गुड्स सेलर के पास थे, लेकिन आपका इनवॉइस रेज चुका, डिलीवरी बायर के रिक्वेस्ट पर डिले है, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे. सेकंड, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. अप्रूवल बेसिस मतलब क्या होता है, जो पर्सन है, मैन्युफैक्चरर है, उसने सामने वाले पर्सन को क्या कह के दिया है कि आप ये गुड्स जो है ले लो, आपको अच्छे लगे तो रख लेना, अदरवाइज मेरे को रिटर्न कर देना, अच्छे लगे तो अप्रूव कर देना, अदरवाइज मेरे को रिटर्न कर देना. और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया कि ना मेरे को प्लीज 5 महीने 6 महीने में बता देना कि कितने आपको ये रखना है या नहीं रखना. 6 महीने तक आपका कोई जवाब नहीं आया तो हम इसको मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया. वैसे थोड़ी पूरे टाइम सालों साल वेट करते रहेंगे, तो एक टाइम पीरियड रख दिया. तो उसके केस में जो पर्सन है, सपोज ए ने बी को गुड्स दिए थे और अप्रूवल बेसिस पे, तो ए जो है रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा? फर्स्ट, द गुड्स हैव बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर. बी ने बता दिया ए को फोन करके, मैसेज करके कि मैंने आपके गुड्स रख लिए, फॉर्मली एक्सेप्टेंस हो गई. या फिर बायर हैज डन एन एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन. बायर ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे पता लग गया कि अप्रूवल हो गया, डीम्ड अप्रूवल. बी ने फर्दर उसको सेल कर दिया, यूज कर दिया, और ए को पता है कि वो चीज ट्रांजेक्शन हुई है, तो ए को पता है ना कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो आगे फर्दर सेल करा है उनको या कुछ से यूज करा है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस हो गया. और द टाइम पीरियड फॉर रिजेक्शन इज elapsed, और वेयर नो टाइम पीरियड इज फिक्स्ड, अ रीजनेबल टाइम हैज elapsed. मतलब कि आपका जो टाइम पीरियड था वो इलैप्स हो चुका है. जैसे ए ने बी को बोला था कि 4 मंथ्स में मेरे को बता देना आपको गुड्स रखने हैं या नहीं रखने, 4 मंथ्स लैप्स हो चुके, तो अब क्या करेगा बी, जो ए है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा, चाहे फॉर्मल एक्सेप्टेंस आया या नहीं आया. इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको बोलेंगे कि 5 लाख के गुड्स दिए थे, सपोज 1 दिसंबर 23 को 5 लाख के गुड्स दिए थे अप्रूवल बेसिस पे, जिसका अप्रूवल पीरियड था 3 मंथ्स का. 3 मंथ्स मतलब दिसंबर, जनवरी, फेब. आपको क्या करना था, 28 फेब तक अप्रूवल देना था. लेकिन अभी क्या हुआ, 28 फेब तक सिर्फ 50% गुड्स का अप्रूवल आया, रिमेनिंग 50% का क्या करें, तो आप कहोगे 100% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि 50% का तो अप्रूवल आ गया, रिमेनिंग 50% का 31 मार्च तक टाइम पीरियड इलैप्स हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, गुड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन इंस्टॉलेशन. अगर आपका क्या होना है, इंस्पेक्शन होना है, कस्टमर ने बोला कि मैं इंस्पेक्ट करूंगा, पहले आपने ढंग से गुड्स बनाए या नहीं बनाए, तो जिस दिन वो इंस्पेक्ट करके उनको एक्सेप्ट कर लेगा उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो. इंस्टॉलेशन होना है क्या, कि जो सेलर है उसने बोला है बायर को कि मैं आपके घर पे या आपके गोडाउन में जहाँ पे भी इसको इंस्टॉल करके जाऊंगा, तो आपका क्या है, आपको देखना पड़ेगा इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है. अगर तो सिंपल इंस्टॉलेशन है, आपको सिर्फ एक प्लग लगाना था जैसे कि रेफ्रिजरेटर, तो उसके केस में तो जिस दिन आपने सामान दिया उसी दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, क्योंकि उसमें तो आपको जाके कुछ इंस्टॉलेशन करना ही नहीं है. रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन द कस्टमर इज एग्रीड टू परचेज द गुड्स. अगर आपने सपोज 25 मार्च को दिया, रेफ्रिजरेटर सेल किया, तो उसी दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे. ठीक है. लेकिन अगर इंस्टॉलेशन था कॉम्प्लेक्स एंड इज सिग्निफिकेंट टू बी एबल टू यूज द गुड्स इन द इंटेंडेड मैनर, एग्जांपल टीवी, मशीनरी, सपोज एसी है, एसी का तो पूरा इंस्टॉलेशन करना पड़ता है. 25 मार्च को आपने एसी सेल करा, लेकिन क्या वो बिना इंस्टॉल करे यूज हो सकता है? नहीं. आप इंस्टॉल करने जाओगे 5 अप्रैल को, 55,000 का एसी था जिसमें इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड थी, तो आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? 5 अप्रैल को. लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इसमें से आपको सेपरेटली बता दिया 50,000 का एसी था, 5,000 इंस्टॉलेशन फीस थी, कस्टमर गुड्स को एक्सेप्ट कर चुका है, ये लाइन लिखी होनी चाहिए, कस्टमर इज एक्सेप्टेड द गुड्स, तो मतलब 50,000 तो आप 25 मार्च को ही रिकॉग्नाइज कर सकते हो. सिर्फ जितनी इंस्टॉलेशन फीस है वो आप इंस्टॉलेशन के बाद रिकॉग्नाइज कर सकते हो, क्योंकि आप इंस्टॉलेशन की सर्विस तो आपने दी नहीं अभी. 5,000 आप इंस्टॉलेशन के बाद मतलब कि 5 अप्रैल को रिकॉग्नाइज करोगे. ठीक है. कंसाइनमेंट सेल्स. कंसाइनमेंट सेल्स क्या होता है, कंसाइनर होता है जो अपने एजेंट को सामान देता है, एजेंट आगे सेल करता है. तो ये जो कंसाइनर है ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा? जिस दिन कंसाइनी थर्ड पर्सन कस्टमर को सेल्स कर देगा, क्योंकि ये तो एजेंट है, सिर्फ इसको तो कमीशन मिलना है, उसके लिए सेल्स नहीं है. सेल्स किसकी है? कंसाइनर की. तो कंसाइनर कब बुक करेगा? जब ये जो कंसाइनी है, एजेंट है, इसने आगे कस्टमर को गुड्स सेल कर दिया. सेल्स वेयर डिलीवरी इज मेड बेयर बाय द रेसिपिएंट अंडरटेक्स टू सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर. Revenue shall be recognized when the goods are sold to a third party. The goods lying unsold with the consignee shall be treated as closing stock of the consigner. अगर आपको बोला कंसाइनर ने कंसाइनी को 5 लाख के गुड्स दिए थे, जिसमें से 60% कस्टमर्स को, थर्ड पार्टी को सेल हो चुके, तो अभी कंसाइनर रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेगा? 3 लाख. 5 लाख इंटू 60%, और 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा किसके पास? कंसाइनर के पास. ठीक है. इंस्टॉलमेंट सेल्स. इंस्टॉलमेंट सेल्स मतलब revenue from sales where the buyer makes a series of installment payments to the seller and the seller delivers the goods only when the final payment is received.
शेल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। मतलब कि ये आपका केस था, यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ पे आपकी अलग अलग डेट्स पे इंस्टॉलमेंट्स आएंगी। जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना उसी दिन सेलर आपको डिलीवरी देगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करेगा? लास्ट डेट पे, क्योंकि पेमेंट भी पूरी जब भी आएगी और डिलीवरी भी जब भी हो रही है, तो आपकी बेसिक कंडीशंस कब फुलफिल हो रही है? लास्ट डेट पे। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ऑन लास्ट इंस्टॉलमेंट व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। डिस्काउंट्स, ये तो हम जब बच्चे थे ना 11th-12th में तब से पढ़ते आ रहे। ट्रेड डिस्काउंट है, डिडक्ट कर दो रेवेन्यू में। और कैश डिस्काउंट है, डिडक्ट नहीं करते क्योंकि वो आपका सेल्स से रिलेटेड नहीं होता, वो पेमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड होता है, तो आप उसको P&L में चार्ज करते हो। इसमें ग्रॉस अमाउंट पे रेवेन्यू दिखाते हो। अगर आपको कैश डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस कर दो। अगर 5 लाख की सेल्स करी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था तो 4,50,000 पे दिखा दो अपनी सेल्स। अगर ये कैश डिस्काउंट होता तो 5 लाख पे दिखा देते। सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्या करा, ए ने बी को सामान दिया, सपोज मोबाइल फोन डीलर था, मोबाइल दिया, ठीक है, कितने का? 60,000 का। बी ने बोला मेरे को ना ये सिर्फ 2 मंथ्स के लिए चाहिए, 2 मंथ्स बाद आप मेरे से वापस ले लेना। साथ साथ ही एग्रीमेंट हुआ जिस दिन सेल हुई है। वैसे ए का नॉर्मल बिजनेस क्या है? मोबाइल फोन सेल करने का। बी उसका फ्रेंड था, तो उन्होंने क्या एग्रीमेंट करा कि आज आप 60,000 का क्या कर दे दो, मेरे को मोबाइल दे दो, सेल कर दो, एंड मैं आपको 2 मंथ्स बाद वापस वो सेल कर दूंगा। बी वापस ए को दे देगा, और जब ए कितने में लेगा उससे? 50,000 में। तो एक तरह से क्या है ये? क्या ये सेल्स है? नहीं। ए का काम तो क्या था? मोबाइल फोन सेल करना था। अगर वो सेल करता तो ये आपका रेवेन्यू होता। इस केस में तो उसने सेल करके वापस रीपरचेज कर लिया, सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। इसके केस में एक तरह से ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। बी ने काइंड ऑफ फाइनेंस करा लिया बस, कि 10,000 रुपये उसने दिए, 60,000 थे उस फोन के, मिलेंगे उसको 50,000। तो 10,000 का जो है ना, ए ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 2 मंथ्स मोबाइल फोन यूज करने देने का। आई होप इट इज क्लियर। फिर आपका क्या आता है? Installment sales. When the consideration is receivable in installments, revenue attributable to sales price exclusive of interest shall be recognized at date of sale. The interest element shall be recognized as revenue proportionately to unpaid balance to the seller. दोनों में फर्क देखो, ये वाली इंस्टॉलमेंट सेल्स और ये वाली इंस्टॉलमेंट सेल्स। एक केस हमारा था कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई थी, इंस्टॉलमेंट जा रही थी, डिलीवरी यहाँ पे हो रही थी, तो इसके केस में हमने बोला रेवेन्यू यहाँ पे रिकॉग्नाइज करो। लेकिन जैसे आप नॉर्मल ईएमआई पे सामान लेते हो, आपने मोबाइल फोन ईएमआई पे ले लिया, तो क्या आपको डिलीवरी लास्ट में होती? नहीं, आपको तो आज ही सामान मिल जाता है ना। आप जो ईएमआई वो पे करते रहते हो। तो उसमें कह रहे हैं कि आप जो ग्रॉस अमाउंट है ना, नेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश इक्विवेलेंट, सपोज आपने बोला था आज ही पेमेंट करोगे तो 50,000 करने पड़ेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में करोगे तो 60,000 पे करने पड़ेंगे। तो 50,000 का रेवेन्यू तो आप आज रिकॉग्नाइज कर लो, और जो रिमेनिंग 10,000 है वो इंटरेस्ट का एलिमेंट है, उसको ओवर द टाइम पीरियड आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक था आपका सेल ऑफ गुड्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपका आता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में 2 मेथड्स है, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन, कंप्लीटेड सर्विस। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मतलब जितनी जितनी सर्विस होती जाए उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। जब मोर देन 1 एक्ट होता है तब आपका ये लगता है। एग्जाम्पल, जिम मेंबरशिप, आपने सपोज 1 जनवरी न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया था इस बार तो फिट होना है, अब मैं 12 मंथ्स की क्या ले ली? मेंबरशिप ले ली। अभी 31 मार्च आ गया, तो जो जिम का ओनर है वो कितने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? 3 मंथ्स की, क्योंकि 3 मंथ्स की सर्विस वो आपको दे चुका। अब आप जिम गए नहीं गए वो अलग बात है, उसके लिए तो आप सर्विस हो चुकी ना, तो 31 मार्च को वो 3 मंथ्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा, जितना पार्ट आपका प्रोपोर्शनेटली कंप्लीट होगा। और रिमेनिंग 9 मंथ्स का जो उसको अमाउंट मिला है वो उसको एडवांस रिसीप्ट दिखा देगा। ठीक है, लेकिन कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? जिसमें आपकी जब सर्विस कंप्लीट होगी आप सिर्फ तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, आपको किसी के यहाँ मशीन इंस्टॉल करनी थी, तो जब पूरी मशीन इंस्टॉल होगी तभी तो आप पैसे ले सकते हो ना। ऐसा थोड़ी आधा इंस्टॉल कर दूंगे आधा कहूँगे खुद से कर लो, नहीं, पूरी मशीन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। या कुछ चीज़ रिपेयर करनी थी तो जो पर्सन रिपेयर करने आएगा वो पूरा रिपेयर करेगा ना। ऐसा थोड़ी कि कुछ वायरस तो ठीक कर दी, उसने बाकी बोला कि मेरे को नहीं आता, तो क्या आप उसको पैसे दे दोगे? नहीं। तो अगर कोई ऐसी सर्विस है जिसको कंप्लीट होने के बाद ही उसकी कुछ वैल्यू है, तब जब वो कंप्लीट हो जाएगी तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। Revenue shall be recognized only if at the time of performance amount of revenue is measurable and it's reasonable to expect ultimate collection। हमने गुड्स केस में भी पढ़ा था, अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए, कलेक्शन सर्टेन होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग कमीशन, एडवर्टाइजिंग कमीशन कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब एडवर्टाइजमेंट आपकी डिस्प्ले हो जाती है बिफोर द पब्लिक। इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन, इंश्योरेंस एजेंट्स अपनी कमीशन जो उनका रेवेन्यू है वो कब रिकॉग्नाइज करेंगे? कमेंसमेंट पे या रिन्यूअल पे पॉलिसी की, उनके लिए तो वही रेवेन्यू है ना। जब कमेंसमेंट हुआ पॉलिसी का तब उनको क्या मिलेगा? कमीशन। और जब जब ईयरली या जो भी रिन्यूअल्स होंगे तब उनको कमीशन मिलेगा, तब रिकॉग्नाइज कर लेंगे।
नेक्स्ट लास्ट आपका आता है इसमें अदर सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। आपका अगर मेन बिजनेस ही है इंटरेस्ट अर्न करना, लाइक बैंक्स, कई ऑथर है उसका मेन इनकम सोर्स ही क्या है, रॉयल्टीज, या आपका काम क्या है, डिविडेंड अर्न करना, शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, डिविडेंड अर्न करते हो, तो ये आप कब रिकॉग्नाइज करोगे। इंटरेस्ट आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे, टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड डेट एप्लीकेबल। आपने सपोज किसी को लोन दे दिया 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 साल के लिए, तो अभी आप जो मतलब 1 दिसंबर सपोज 2023 को लोन दिया था, तो 2023-24 में आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 4 मंथ्स का, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 4 मंथ्स का आपका रेवेन्यू हो जाएगा, रिमेनिंग 8 मंथ्स का आप नेक्स्ट ईयर में करोगे। रॉयल्टीज आप कैसे करते हो, एज पर द एग्रीमेंट ऑन एक्रूअल बेसिस। सिमिलरली रॉयल्टी अगर आपने जो ऑथर है उससे एग्रीमेंट कब करा था, सपोज नवंबर में, नवंबर से लेके मार्च तक जितनी रॉयल्टी एक्रू होती है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा वो ऑथर, बाकी बाद में कर लेगा। डिविडेंड कब रिकॉग्नाइज करते हैं हम, जब ऑनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश, मतलब कि ईजीएम में डिक्लेयर हो जाए। आपको पता है जो डिविडेंड होता है पहले बोर्ड जो है प्रपोज करता है, उसके ईजीएम में मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद तो कैंसिल नहीं होता। तो डिविडेंड हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब वो ईजीएम में डिक्लेयर हो जाता है। इस पर आपका एक क्वेश्चन है कि डिविडेंड जो है हमने एक्रूअल बेसिस पे कर दिया 31 मार्च को, सो दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेम इसमें है कि अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए, उसकी कलेक्शन सर्टेन होनी चाहिए, तब रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर आपका इसमें एक टॉपिक आता है एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप मतलब कि अगर आपका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, देखो इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था। अगर उसमें क्या पूछा, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हो, एक हमने केस देखा था एज अ कंसाइनर काम कर रहे हो, ठीक है, कंसाइनर कंसाइनर रिलेशनशिप। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, एक पर्सन है ए, बी, और ये आपका कस्टमर। ए जो है इसने बी को सामान दिया, ठीक है, और बी को बोला कि आप सी को सेल करना, और अगर आपका सामान सेल नहीं होता तो आप मेरे को वापस कर देना। इस केस में तो बी है एजेंट, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर सकता है ए, जब सामान कस्टमर को सेल हो जाए। ये तो आपका कंसाइनमेंट वाला पार्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर आपके दोनों टाइप्स के हो सकता है, एज एन एजेंट भी हो सकता है, एज अ प्रिंसिपल भी हो सकता है। एज अ प्रिंसिपल क्या होगा, ए ने बी को सामान दिया, ठीक है, बी ने आगे सी को सेल करना है, लेकिन ए ने बी को कहा है कि अब चाहे आपका सामान बिके चाहे ना बिके, रिस्क एंड रिवॉर्ड सब आप किसके हैं, आपके हैं, ठीक है, जो पैसा मिलेगा वो भी आपका, जो सामान नहीं बिका वो भी आपका। तो इस केस में बी इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल। तो ए रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा, जिस दिन उसने बी को सामान दिया। ए डजंट केयर कि बी सी को कब दे रहा है, ए को क्या मतलब है कि हमने बी को दे दिया, अब तो हमारी सेल्स हो गई, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लेकिन अगर वो एज एन एजेंट काम कर रहा है तो जिस दिन कस्टमर को सेल होगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाला क्वेश्चन था जो भी आपका एमटीपी में आया था। तो और जो बी है अगर वो एज एन एजेंट काम कर रहे हैं तो उसके लिए रेवेन्यू क्या होगी, कमीशन। इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि अगर आपकी अनसर्टेनिटी थी रेवेन्यू रिकॉग्निशन में तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, तो आप फिर कब करेंगे। फिर अगर आप देखोगे अनसर्टेनिटी कब थी, जब आपने क्लेम रेस करा, जब सेल्स करी उसी दिन अनसर्टेनिटी थी। आपके नॉन में कोई पर्सन था, आपको सेल तो करनी पड़ी लेकिन आपको पता था इससे पैसे शायद नहीं आएंगे, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर दोगे जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी। लेकिन अनसर्टेनिटी सब्सिक्वेंट टू सेल हुई, जिस दिन आपने सेल करी उस दिन तो उसकी गुडविल बहुत अच्छी थी, लेटर ऑन अनसर्टेनिटी होगी। बैड डेट्स होते हैं ना, बैड डेट्स या प्रोविजंस बनाते, तो आप फ्यूचर में उसके लिए सेपरेट प्रोविजन बना देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सेल्स पे आपका इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। प्रोविजन की एंट्री हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं ना, मतलब कि पीएनएल से चार्ज कर देंगे, पीएनएल टू प्रोविजन कर देते हैं। लेकिन इसके केस में क्या हम सेल्स को रिवर्स करते नहीं, तो आपका सेल्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, रेदर देन टू एडजस्ट द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। आई होप आपको एस 9 अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इतने सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्टली पूछेंगे आपसे, बोलेंगे कि सपोज कंसाइनमेंट सेल्स करी, 7 लाख से गुड्स दिए, 60% उसमें से क्या करा, थर्ड पार्टी को सेल हो गया, बताओ कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे। आप बोलोगे 7 लाख का 60% रिकॉग्नाइज कर लो, बाकी 40% का उसका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा कंसाइनर का। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको प्रेजेंट कैसे करना है, बिल्कुल छोटा सा फैक्ट लिखो। एज पर AS 9 इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल्स रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी। In the given case, consignor sends the goods of 7 lakh to consignee and the goods sold to third party are of 60% only. So revenue shall be recognized is of rupees 4,20,000 and remaining will be the closing stock of the consignor. ठीक है। अब आपका आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बेसिक सा एस है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड क्या क्या आता है, बेसिक इसको सिर्फ रीड करना है। अगर आप कोई न्यू एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या ग्रुप ऑफ एसेट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई इससे रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, आर्किटेक्ट की सर्विस, सुपरवाइजर की सर्विस, वो भी इसी में आएगी, या डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट्स भी इसी में आता है।
कितनी पार्टीज होती है आपकी, 2 पार्टीज होती है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। तो अगर ऐसा था कि ए लिमिटेड एक कंपनी थी, उसके 2 डिवीजन थे, इंजीनियरिंग डिवीजन, प्रोडक्शन डिवीजन। इंजीनियरिंग डिवीजन जो है प्रोडक्शन डिवीजन को कोई सर्विस दे रही है, प्रोडक्शन डिवीजन को अपनी बिल्डिंग बनवानी थी, उसके लिए इंजीनियरिंग डिवीजन ने कोई सर्विसेज दे दी, तो वो आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, वो किस में आएगा आपका AS10 सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी में। AS7 का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, कॉस्ट कितनी रिकॉग्नाइज करना है वो बताएगा। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था 3 साल का और आपने बोला था इसके हम टोटल लेंगे 5 करोड़ रुपीज, तो इस 5 करोड़ में से हर साल कितना रिकॉग्नाइज करेगा वो कौन बताएगा, AS7 बताएगा। एक ये टॉपिक है, इस पे आपका थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हम कब, अगर सपोज आपका कस्टमर का और कॉन्ट्रैक्टर का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2-3 एसेट्स बनाने का, एक ही एग्रीमेंट में लिखा है, तो उसके हम क्या एक ही कॉन्ट्रैक्ट मान के करेंगे या अलग अलग मानेंगे, कैसे पता चलेगा। तो हम देखेंगे उन 2-3 एसेट्स के बारे में क्या सेपरेट प्रपोजल्स दिए थे कि हम ये एसेट इतने में बना के देंगे, ये इतने में, ये इतने में, ठीक है। सेपरेट नेगोशिएशंस कि अगर सपोज आपको अपनी शॉप बनवानी थी, हाउस बनवाना था, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोला आपको शॉप बना के देगा 80 लाख में, हाउस बना के देगा 1 करोड़ में, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया सेपरेट प्रपोजल, आपने सेपरेटली नेगोशिएट करा कि नहीं नहीं ये तो मेरे को 60 लाख में बना के दे दो, ये मेरे को 90 लाख में बना के दे दो, सेपरेट नेगोशिएशन हो गया। फिर द कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर हैव बीन एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ईच एसेट। सेपरेटली आप एक्सेप्टेंस रिजेक्शन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जरूरी है दोनों शॉप और हाउस दोनों ही बनवाने। आप हो सकता है आपने बोला नहीं कि शॉप का तो नहीं बन पाएगा, इसको रहने देते, सिर्फ घर बनवा लेते हैं, और कॉस्ट और रेवेन्यूज की अलग से पता होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है इवन इफ देयर इज वन सिंगल एग्रीमेंट। अगर चाहे एक ही एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि घर बनाना है, इतने इतने गज का आपको बनाना है, इतना अमाउंट है और इतनी शॉप का ये सब है, चाहे एक एग्रीमेंट में लिखा है, स्टिल हम उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे इन केस ये आपकी 4 कंडीशंस फुलफिल हो रही है, ठीक है। देन आपके है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड और कॉस्ट प्लस फिक्स्ड। मतलब फिक्स्ड बता रहे हो कि आपको सपोज हमने बोला था कि ये वाला जैसे आपका एग्जांपल था 1 करोड़ में आप घर बना के दोगे 1 CR में, दैट इज फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने बोला जितनी हमारी कॉस्ट लगेगी घर बनाने में उसमें कुछ मार्जिन ऐड करके उतना हमें दे देना। Then cost plus contractor is reimbursed the cost incurred by him and a fixed percentage of fees. Fixed price contract कब कॉमन होता है, इन केस ऑफ पब्लिक टेंडर्स। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉमन इन केस अनसर्टेनिटी ऑफ कॉस्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में बी सब्जेक्ट टू कॉस्ट एस्केलेशन। कॉस्ट एस्केलेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हाउस वाला एग्जांपल लेते हैं, उसने बोला था 1 करोड़ में बना के दे दो, ठीक है। 1 करोड़ में सपोज उनका डिसाइड हुआ था कि हम बना के देंगे। कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर था जो बनाने वाला था, उसने एस्टिमेट करा था उसकी 80 लाख की कॉस्ट लगेगी, तो 20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इन फ्यूचर कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, कॉस्ट लगी 1.2 करोड़ की, उसका तो लॉस हो गया ना 20 लाख का प्रॉफिट की जगह। तो कभी कभी हम कॉस्ट एस्केलेशन क्लॉज डाल देते कि अगर जो हमने कॉस्ट एस्टिमेट करी उससे ज़्यादा कॉस्ट लगी तो वो कौन बियर करेगा, कस्टमर, दैट इज कॉस्ट एस्केलेशन। तो ये कब रेलिवेंट होता है, फिक्स्ड प्राइस के केस में, क्योंकि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में तो डायरेक्टली जितनी भी कॉस्ट लगी उस पर आपको मार्जिन मिल जाएगा। क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट आप कैसे निकालते हो, रेवेन्यू मतलब हमें कस्टमर से ग्रॉस जितना अमाउंट लेना है, एग्रीड फिक्स्ड प्राइस, एग्रीड कॉस्ट एस्केलेशन, रीइंबर्समेंट फॉर कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सपोज कोई स्कोप चेंज हुआ, पहले आपने बोला था 2 फ्लोर्स वाला घर बनाना है, अभी आप कह रहे हो 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बना दो, तो उसके पैसे भी ले लेंगे हम। इंसेंटिव्स फॉर अर्ली कंप्लीशन, अगर कोई आप काम कंप्लीट जल्दी करके दे रहे हो उसका इंसेंटिव ऐड कर दो, पेनल्टी है अगर आपने लेट काम करा है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। और इंसेंटिव हमारे लिए इनकम है ना, तो हम उसको कब रिकॉग्नाइज करते हैं, इंसेंटिव शैल बी इंक्लूडेड ओनली व्हेन दे कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड प्रोबेबल दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स विल बी मीट। अगर आपको प्रोबेबल है कि वो मिल जाएगा, स्पेसिफिक उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपको है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मीट हो जाएंगे, तो रिकॉग्नाइज करो। कॉस्ट आप कब, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, जो भी आपकी कॉस्ट लगी, मटेरियल, लेबर, कोई प्लांट इक्विपमेंट डायरेक्टली उस पर यूज हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। अपना खुद का एसेट था उसकी हायरिंग चार्ज, सॉरी खुद का था तो डेप्रिसिएशन ले लिया, रेंट पे लिया तो हायरिंग चार्जेस ले लो, डिजाइनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस कॉस्ट ले लो। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड गारंटी वर्क इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड वारंटी कॉस्ट, अगर आपका कुछ आपने वारंटी दी है कि हम 4 साल में अगर ये खराब हो गया कुछ भी चीज़ तो हम उसको ठीक करके देंगे, तो वारंटी दी है ना, तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऐड कर दो। कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट अवॉइड कर दो, कॉमन एक्सपेंसेस कुछ थे 3-4 कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉमन एक्सपेंसेस, तो उसमें उसका शेयर ऐड कर दो ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाय इंसिडेंटल इनकम, अगर कोई आपकी डायरेक्ट इनकम होगी, एग्जांपल सेल ऑफ मटेरियल, तो आप उसको लेस कर दोगे। कॉस्ट नॉट इंक्लूड, कौन सी कॉस्ट आपकी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इंक्लूड होती, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, सेलिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर विच रीइंबर्समेंट इज नॉट स्पेसिफाइड, डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज नॉट यूज्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्लांट।
अगर कोई आपका सपोज सीमेंट मिक्सिंग मशीन थी, खाली पड़ी, आप यूज ही नहीं कर रहे, तो उसका डेप्रिसिएशन थोड़ी लगाऊंगा। अगर उसने आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करा है तो उसका डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। Claims shall be included only when they can be measured reliably and it is probable that customer will accept the claim। जैसे हम यहाँ पे कुछ claims ऐड कर रहे थे, तो हम वो सिर्फ कब ऐड कर सकते हैं जब हमें पता है कि वो कस्टमर से हमें मिल जाएंगे। जैसे कि आपने कस्टमर ने बोला था कि 2 फ्लोर्स का आपको घर बनाना है, और उसमें ना बोल दिया बीच में कि एक दीवार पे से वॉलपेपर लगा देना, ठीक है। हम एस्टिमेट करें कि हमें पैसे मिल जाएंगे, कस्टमर सोचे बैठे कि ये तो छोटा सा काम है, इसके क्या पैसे लेंगे। तो अगर आपको कंफर्म है ना कि कस्टमर से मिल जाएगा, प्रोबेबल है, तो ही आप उसको रेवेन्यू मानो, अदरवाइज मत मानो, राइट। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेवेन्यू रिकग्निशन, कि आप कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करोगे हर साल। रेवेन्यू रिकग्निशन इन केस ऑफ AS7 डिपेंड्स ऑन आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा? द आउटकम ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो हम बोलेंगे आउटकम पता है, अदरवाइज नहीं पता। दोनों के केस में अलग अलग रेवेन्यू रिकग्निशन होता है। आप कब बोलोगे आउटकम पता है? जब आपको उसका रेवेन्यू पता है, आपको कितने पैसे मिलने वाले, जैसे हमने एस्टिमेट करा था 1 CR, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट पता है, हमने सोचा था हमें 80 लाख की कॉस्ट लगेगी, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट पता है, अभी तक कितनी कॉस्ट लग चुकी वो पता है, और आपको ये पता है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। मतलब आपका लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हम सेपरेटली पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट होगा, टोटल रेवेन्यू पता है, टोटल कॉस्ट पता है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट पता है। तो हमने फर्स्ट केस देखा जब फाइनल आउटकम पता था, मतलब ऊपर वाली ये कंडीशन फुलफिल है, तो हम लगाते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड मतलब अभी तक कितनी कॉस्ट लगी। अगर हमने बोला था कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 1 CR, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 80 लाख, हमने बोला अभी तक कॉस्ट कितनी लगी 40 लाख, एक्चुअल कॉस्ट टिल डेट बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 80 लाख इंटू 100। आप बोलोगे 50% काम हो गया, 50% रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लो, मतलब कि 50 लाख का रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लो, 40 लाख की आपकी कॉस्ट लगी, 10 लाख का आप अभी प्रॉफिट रिकग्नाइज कर लो, रिमेनिंग 10 लाख नेक्स्ट ईयर में कर लेना। यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 80 लाख का मतलब क्या, एक्चुअल कॉस्ट टिल डेट 40 लाख प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 40 लाख। अगर आपको कभी कभी अलग अलग बता रखा होता है कि अभी तक कितनी कॉस्ट लगी है, फर्दर कंप्लीट करने कितनी कॉस्ट होगी, मतलब 80 लाख नहीं बता रखा, आपको बोला अभी तक 40 लाख लगे, 40 लाख फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 80 लाख रुपीज। अब आपने एक परसेंटेज निकाल लिया, जैसे यहाँ पे आपका 50% आया था ना, और 50% को आपने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 1 करोड़ इंटू 50%, हमने क्या बोला 50 लाख का रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अभी आपने बोला कि यहाँ पे आपकी कितनी लगी है, 50% कर लिया, नेक्स्ट ईयर आपकी सपोज कंप्लीट हुआ है 70%, तो आपको कितना रिकग्नाइज करना है रेवेन्यू, 70% का मतलब कि 70 लाख रुपीज का। उसमें से आप कितना रेवेन्यू पिछले साल रिकग्नाइज कर चुके हो, 50 लाख का था पिछले साल रेवेन्यू रिकग्नाइज कर चुके थे ना, तो सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा कितना करोगे 20 लाख रुपीज का, तो पिछले साल जितना रिकग्नाइज कर चुके हो उसको आप लेस कर दो। अगर आपका टोटल एस्टिमेटेड कोई कॉस्ट में चेंज हो रहा है तो उसको आप प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। अगर ये 80 लाख हमने इनिशियली सोची थी, फ्यूचर में कोई चेंज हो गया, हमें लग रहा है 90 लाख लगेगी, तो ये आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा ना, तो ये हमें इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। पिछले सालों का जाके चेंज नहीं करते, रेट्रोस्पेक्टिवली को चेंज नहीं करते हम, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम करंट ईयर एंड एडेड इन नेक्स्ट ईयर कॉस्ट इफ नॉट एडेड अर्लियर। आप कह रहे हो पिछले साल का कोई, मतलब हमारे पास इस साल कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो क्या हमारी वो इस साल कॉस्ट लगी है? नहीं, ऐसा तो आप बहुत सारा क्लोजिंग स्टॉक रख लोगे, क्योंकि क्या आप बोलोगे कि ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ज्यादा हमारा रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा, तो नहीं। क्लोजिंग स्टॉक का आप अपना क्या एक्सपेंस नहीं बोल सकते, इस साल के एक्सपेंस में से उसको लेस कर दो, अगले साल के में ऐड कर दो। अगर क्वेश्चन में बोला है कि अगले साल वाले एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड नहीं था, अगर कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे, अगले साल की जो आपको कॉस्ट दे रहे हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड होगा। आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस तो इसी साल के ना, पेमेंट से नहीं, तो हम उसको कॉस्टिंग का टिल डेट में इंक्लूड करेंगे, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसको हम इस साल की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। Outstanding expenses shall be form part of cost in current year only. Advance payment shall be deducted while calculating costing का till date. अच्छा, ये नॉर्मल पॉइंट है। सर्वेयर मेथड भी आप यूज कर सकते हो, फिजिकल प्रोपोर्शन मेथड भी, आपका जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं बनता, आपका परसेंटेज कंप्लीशन मेथड हम जनरली यूज करते हैं, ये आपका गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह में सर्वेयर मेथड भी लग जाता है। ये था जब आपको फाइनल आउटकम पता है। अगर आपको फाइनल आउटकम नहीं पता, सपोज हमने कहा कि ना हमें जो मटीरियल है उसको हम इम्पोर्ट करते थे, बट जिस कंट्री से करते थे उसके और इंडिया के बीच में कुछ टेंशन चल रहे हैं, वॉर चल रहा है, आपको नहीं पता कि मटेरियल आएगा अभी या कितने प्राइस पे आपको लाना पड़ेगा, तो आप उसकी कॉस्ट एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, तो आपको फाइनल आउटकम नहीं पता ना, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड ही नहीं लगा सकते। उस केस में आप कहोगे इफ द फाइनल आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, revenue shall be recognized only to the extent of contract cost incurred of which recovery is probable.
अगर आपने बोला सपोज अभी हमारी जो 80 लाख की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उसमें से 30 लाख की कॉस्ट लगी है और हमें लगा 30 लाख की कॉस्ट तो हम कस्टमर से ले लेंगे, तो आप सिर्फ 30 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो और कोई प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं करोगे, ठीक है। ये कब है, जब कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। केस 3 इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखो इनिशियली तो कोई लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता, लेकिन क्या हुआ, आपने एस्टिमेट करा था 1 CR की कॉस्ट लगेगी, 80 लाख 1 CR का रेवेन्यू होगा, 80 लाख की आपने कॉस्ट एस्टिमेट करी थी, 20 लाख का प्रॉफिट एस्टिमेट करा था। कॉस्ट एस्केलेशन क्लॉज नहीं डाला आपने, और क्या हुआ, 80 लाख की जगह आपकी कॉस्ट लगी 1.3 CR की, आपका तो लॉस हो गया 30 लाख का। तो कह रहे हो उस लॉस का क्या करें, हम अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट, कि जो लॉस होने वाला है उसका आज का ही लॉस मान के उसका प्रोविजन बना दो। हमें पता है कि ये तो पूरे ओवर द पीरियड, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का लॉस है ना, लेकिन हम आज ही उसका प्रोविजन बना के चलेंगे। इन केस ऑफ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.3 CR exceeds contract price 1 CR, expected loss shall be charged in current year। प्रोविजन कितना बनेगा, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस टू बी चार्ज इन करंट ईयर P&L, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी 1.3 CR, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 CR इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड, क्योंकि जो आपका परसेंटेज कंप्लीट हो चुका होगा वो तो इस साल तक लॉस आ ही चुका होगा, और जो रिमेनिंग होगा जो फ्यूचर का लॉस है परसेंटेज ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड उतने का आप प्रोविजन बना दोगे। नेक्स्ट ईयर जब एक्चुअल में लॉस होगा तो उस प्रोविजन से सेट ऑफ कर दोगे, मतलब हम इस साल के P&L से वो चार्ज करके चलेंगे, इस साल प्रोविजन बना के चलेंगे, फ्यूचर के P&L से उसको चार्ज नहीं करेंगे। छोटा सा एक टॉपिक है डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बताना है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जनरल डिस्क्लोजर जो कॉन्ट्रैक्टर को देनी है, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन करंट ईयर में आपका कितना रेवेन्यू हुआ, कौन सा मेथड यूज करा आपने, परसेंटेज कंप्लीशन यूज करा, सर्वेयर मेथड, फिजिकल प्रोपोर्शन। फिजिकल प्रोपोर्शन क्या होता है, सपोज आपको 4 बिल्डिंग बनानी थी इक्वल साइज की, 3 बन गई, क्या बोलोगे कि आपका कितना परसेंट, 66.67% समथिंग ऐसा आपका कंप्लीट हो गया। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस है अभी कंप्लीट नहीं हो उसके बारे में आपको क्या बताना है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट इंकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट लेस रिकॉग्नाइज्ड लॉसेस अप टू रिपोर्टिंग डेट। इसको टेबल से देखो, आपकी अभी तक जितनी कॉस्ट लगी है, सपोज आपकी कॉस्ट लगी है 40 लाख रुपीस की, उसमें आप अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, लॉसेस है तो लेस कर दो, ठीक है। सपोज आपका प्रॉफिट था 5 लाख रुपीस का, 40 में आपने ऐड कर दिया 5 लाख रुपीस, तो आप क्या मानोगे अभी तक हमें कस्टमर से कितने लेने थे 45 लाख, हमने उस पर बिलिंग कितने की कर दी, बिलिंग अगर अभी सपोज हमने करी है 30 लाख रुपीस की, तो हमें 15 लाख रुपए की बिलिंग और करनी है, दैट विल बी योर एसेट ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। लेकिन अगर हमने बिलिंग कर दी 50 लाख रुपीस की, तो हमने क्या करा 5 लाख एक्स्ट्रा की बिलिंग कर दी ना कस्टमर पे। अगर हमें मटेरियल लेना था, सपोज लेबर को पेमेंट कर दी, हमने बोला 5 लाख एक्स्ट्रा पे कर दो, तो हमारे लिए वो क्या होगी, लायबिलिटी। अभी तक हमने काम नहीं करा, एक्स्ट्रा पेमेंट ले ली, अगर ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर बोलेंगे उसको। तो सिंपली आपको क्या करना है, अभी तक जितनी कॉस्ट लगी है उसमें अभी तक का प्रॉफिट ऐड कर दो, लॉसेस है तो पूरे ऐड हो जाएंगे। अगर आपका लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरा लॉस ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पूरा का पूरा लॉस आपको अभी चार्ज करना है। अगर प्रॉफिट है तो जितना परसेंट अभी तक का बनता है उतना ऐड कर दो, उसमें से जितनी बिलिंग कर दी बिलिंग को लेस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। बिलिंग में प्रोग्रेस बिलिंग आपको कभी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखा होता है, क्या, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, जितना रिसीव हो चुका वो बता दिए। जैसे 30 लाख बोला था, 30 लाख को 30 लाख लिख के नहीं देंगे, वो कैसे बोलेंगे, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड होगी 20 लाख की, प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड 15 लाख। टू बी रिसीव्ड मतलब हम बिल तो रेज कर चुके हैं ना, तो हमें वो कस्टमर से लेना, मतलब एक बार बिलिंग तो हो चुकी है, हमें बिलिंग का अमाउंट देखना है। तो बिलिंग कितने की हो चुकी है आपकी, यहाँ पे हमने 30 लाख लिया था तो 30 लाख, ठीक है। रिटेंशन मनी का मतलब क्या होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में देखा हो, कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्टर को एकदम से पूरा अमाउंट नहीं देते, हम कहते हैं भाई कुछ अमाउंट हम रिटेन करके चलेंगे, अदरवाइज ये क्या करते हैं लास्ट में छोटा मोटा काम छोड़ देते हैं, ढंग से करते नहीं है। तो रिटेंशन का मतलब क्या होता है, जितना उस पर बिल तो रेज कर चुके लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है, नॉट रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। यहाँ तक क्लियर होगा। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, जो आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होगा हो जाएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर है इसमें काफ़ी। जैसे परसेंटेज कंप्लीशन पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कहेंगे कि आपका टोटल रेवेन्यू बता देंगे, टोटल कॉस्ट बता देंगे, मतलब और इस साल इतनी कॉस्ट लगी है, 3 सालों की बता देंगे। तो आप हर साल का परसेंटेज निकालना, टोटल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करना, आपका रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज आ जाएगा। आई होप ये दोनों एस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।